रिसेंटली पीएम मोदी ने तेलंगाना की एक रैली में सिटीजन से 4 चीजों की अपील की। इसमें पहला था पेट्रोलियम कंजम्पशन को कम करना। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। दूसरा था 1 साल तक गोल्ड ना खरीदना। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। थर्ड वाज नॉट टू ट्रैवल इंटरनेशनली। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। एंड चौथा था वर्क फ्रॉम होम जैसी प्रैक्टिसेस को वापस लाना। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पीएम ने वेस्ट एशिया यानी ईरान मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर एंड ऑल की कंडीशंस को इस अपील का कॉज बताया। बट इन सब के सेंटर में था इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पीएम ने क्लियरली बोला था, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। अब जब से पीएम ने ये अपील की है तब से टीवी न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में कुछ टर्म्स का बज़ बना हुआ है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस अलॉन्ग विद दैट मेरे और तुम्हारे मन में कई सारे क्वेश्चंस भी आए होंगे, लाइक पीएम ने इन 4 चीजों की अपील क्यों की? ईरान में वॉर का हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर इम्पैक्ट कैसे आता है? गोल्ड के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं? एंड इन सबसे रुपीस की वैल्यू कैसे कम होती है, राइट? तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के एक्सप्लेनर के एपिसोड में इन सभी टर्म्स एंड क्वेश्चंस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं एंड लेट्स सी कैसे ये हमारी लाइफ और इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। चलो सबसे पहले बात इस पूरे सीन के सेंटर बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। इसे हम अपनी कंट्री का अल्टीमेट इमरजेंसी सेविंग अकाउंट कह सकते हैं, जिसे आरबीआई संभालता है। ये बेसिकली फॉरेन करेंसीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा का वो स्टॉक है जिसे आरबीआई इमरजेंसी पर्पसेस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रखता है। ये रिजर्व मेजरली 4 चीजों से मिलकर बनता है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए का। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसमें यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन जैसी बड़ी करेंसीज होती हैं। फिर आते हैं गोल्ड रिजर्व की बारी। थर्ड इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक तरह की इंटरनेशनल करेंसी है। ये असल में एक रिजर्व एसेट है जिसे देश मुश्किल वक्त में दूसरी बड़ी करेंसी से बदलकर लिक्विडिटी हासिल करते हैं। एंड लास्टली आता है रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, यानी भारत का वो पैसा जो आईएमएफ के पास सुरक्षित रखा हुआ है। ये इमरजेंसी सेविंग अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? देखो, इसका सबसे बड़ा पर्पस होता है करेंसी स्टेबलाइजेशन, यानी कि रुपए की वैल्यू को संभालना। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है एंड रुपया गिरने लगता है तो आरबीआई अपने रिजर्व में से डॉलर निकालकर मार्केट में सप्लाई बढ़ा देता है ताकि रुपया बहुत ज्यादा वीक ना हो। डोंट वरी, आगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिजर्व इंपोर्ट कवर का काम भी करता है, यानी किसी भी इमरजेंसी वाली कंडीशन में इतनी फॉरेन करेंसी का होना कि अगर ट्रेड कोलैप्स भी हो जाए तब भी हम नेसेसरी आइटम्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखो, सीन ये है कि ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। इसका रिजल्ट ग्लोबली क्रूड ऑयल की प्राइस $110 पर बैरल को क्रॉस कर गए हैं। नाउ इंडिया अपनी नीड का 85% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है एंड ये पूरा ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। अब बिकॉज ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं तो हमें उसके लिए डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। प्लस इंडिया में गोल्ड की मांग इतनी बढ़ गई है कि 2025-26 में हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल रिकॉर्ड $72 बिलियन तक पहुंच गया था। इस डबल ट्रबल ने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर क्रिएट कर दिया। फरवरी 2026 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अराउंड $728 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर था। बट आफ्टर द वॉर मई के फर्स्ट वीक तक ये अमाउंट $690 बिलियन के अराउंड आ चुका है एंड इसी वजह से गवर्नमेंट और आरबीआई अलर्ट पर है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर यानी कि गोल्ड पर। इंडिया में गोल्ड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल है, एक इमोशन है और एक जुनून है। बट कभी सोचा है इसके प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं?
गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स पर डिसाइड होते हैं। इसकी शुरुआत होती है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में, जहां के ऑक्शन में वर्ल्ड के बड़े बैंक्स हिस्सा लेते हैं। नाउ ड्यूरिंग ऑक्शन जब बायर ज्यादा होते हैं तो रेट बढ़ाया जाता है एंड जब सेलर ज्यादा होते हैं तो रेट कम कर देते हैं। अब जैसे ही डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस सेट हो जाता है, वही उसका बेंचमार्क रेट बन जाता है। सिंपल। फिर इसी गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी लगता है एंड इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इंडिया में गोल्ड का बेस रेट डिसाइड कर देता है। फाइनली डिमांड एंड सप्लाई के गेम के बाद इसका फाइनल प्राइस मार्केट में आ जाता है। बढ़िया, आपका गोल्ड खरीदने का जुनून ही इकोनॉमी के लिए एक साइलेंट किलर की तरह एक्ट करता है। अब सीन ये है कि इंडिया के पास गोल्ड की कोई बड़ी माइन नहीं है। मतलब लाइक ऑयल, हम अपना ऑलमोस्ट पूरा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 2025-26 में हमने $72 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया था, लाइक आई जस्ट इन्फॉर्म्ड। अब जैसे ही ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शन होता है, लाइक कोई वॉर हुआ या कहीं रिसेशन जैसे कंडीशंस बने, तो वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर मार्केट से निकालकर गोल्ड में डाल देते हैं। अब बेसिक इकोनॉमिक्स है यार, अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट? सो सेम इस सीन में भी होता है। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइसेस लाइक दिस, जब इन्वेस्टर्स अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके प्राइस हो जाते हैं। On the other hand, गोल्ड की प्राइसेस स्काईरॉकेटेड हो रहे हैं। On the other hand, हमारी गोल्ड की डिमांड भी कांस्टेंट प्राइस पर है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काफी हिस्सा इस पर खर्च हो जाता है एंड बदले में हमें मिलता है डेड एसेट, यानी वो सोना जो तिजोरी में पड़ा रहता है और इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता। यही सोने और तेल की नेवर एंडिंग डिमांड रिजल्ट्स इन ट्रेड डेफिसिट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स इमेजिन कि मेरे महीने की इनकम इज 1 लाख रुपीज, बट मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है 1.5 लाख रुपीज, क्योंकि मैंने काफी आइटम्स फॉरेन से ऑर्डर कर दिया। अब ये जो 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा है, वही है डेफिसिट। एज फॉर द लेटेस्ट डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडिया का मंथली ट्रेड डेफिसिट अभी भी लगभग $20 बिलियन के ऊपर बना हुआ है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, हम दुनिया को जो सामान बेच रहे हैं उससे हमें जितना डॉलर मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डॉलर हम दुनिया को दे रहे हैं। जब ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है एंड रुपए की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। इसका रिजल्ट, रुपए की वैल्यू गिरने लगती है। अगर ट्रेड डेफिसिट सिर्फ शॉपिंग का बिल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी बैंक की पासबुक है। इसे 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन से आने वाली सैलरी एंड फॉरेन में रहने वाले इंडियंस द्वारा भेजा गया पैसा, यानी कि रेमिटेंस। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स फॉरेन से आने वाला इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई एंड लोन्स का इंटरेस्ट। नाउ इंडिया के पास डॉलर्स कम पड़ रहे हैं तो हमें अपने फॉरेक्स गुल्लक यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसे निकालने पड़ते हैं, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं। एज पर रिपोर्ट्स, इंडिया का बीओपी लगातार तीसरे साल नेगेटिव रहने की कगार पर है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका सीधा मतलब ये है कि ग्लोबली हमारी कमाई से ज्यादा हमारे खर्चे हो रहे हैं। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जल्दी जल्दी खाली होने लगता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई इस देश की हालत तो थोड़ी पतली है, तो चलो अपना पैसा निकाल लेते हैं, which results in reduction in our foreign exchange reserve। तो भाई ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नुकसान हो रहा था। नाउ लेट्स सी कि इस गड्ढे को भरने के लिए बाहर से कैसे पैसे अंदर आ रहे हैं। देखो, इकोनॉमी में जो मेजरली फॉरेन करेंसी आती है वो थ्रू 2 बिग प्लेयर्स यानी कि एफडीआई एंड एफआईआई से आती है। इसे रिलेशनशिप वाले लेंस से समझते हैं। सो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म वाला या पक्का रिश्ता समझ सकते हैं। जब कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि एप्पल या सैमसंग इंडिया में आकर फैक्ट्री लगाते हैं, ऑफिस खोलते हैं या किसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं, तो उसे एफडीआई कहते हैं। अब ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होती है। इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है एंड स्टेबिलिटी भी आती है। वहीं ऑन द अदर हैंड एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को हम कैजुअल डेटिंग भी बोलते हैं। कैजुअल डेटिंग क्या होता है? क्यों रिश्ते के एपिसोड्स नहीं देखते क्या? जाओ और इन सारे टर्म्स को इजी वे में समझना है तो जिंदाबाद का शो रिश्ते अभी जाकर देख लो। पहले हम कहाँ थे? हाँ,
ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इनका कोर गोल क्विक प्रॉफिट होता है, मतलब ये सुबह पैसा लगाएंगे और अगर उन्हें शाम को लगा कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है तो वो तुरंत अपना सारा पैसा निकाल कर टाटा बाय बाय कह देंगे। 2025 में इंडिया के करीब 9.5 बिलियन डॉलर का FPI या FII बाहर चला गया, जिससे हमारा शेयर मार्केट और रुपया दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। टिल नाउ थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स हमने देखा कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डॉलर कंट्री के बाहर जा रहा है एंड इसका इम्पैक्ट रुपीस पर कैसे हो रहा है। ये पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक लॉजिक पर बेस्ड है। जब डॉलर की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी उतनी ही बढ़ेगी एंड उसके कंपैरिजन में रुपया और ज्यादा वीक हो जाएगा। मई 2026 में रुपया डॉलर के कंपैरिजन में 94.47 से लेकर 95.40 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया था। अब जब ये हो रहा है तो आरबीआई इस गेम में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनकर आता है। जब भी मार्केट में रुपए की वैल्यू ज्यादा नीचे जाने लगती है तो आरबीआई अपने इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट, बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर निकालता है एंड मार्केट में सप्लाई कर देता है। इससे डॉलर की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है एंड रुपया थोड़ा स्टेबल हो जाता है। बट आफ्टर द क्राइसिस इन ईस्ट एशिया ये अमाउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है एंड इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर आ रहा है। देखो भाई, जब रुपया गिरता है तो इंडिया में हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि हम जो भी बाहर से मंगाते हैं, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, गोल्ड, खाद एटसेट्रा, उस सब के लिए अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? याद है, ये सारे आइटम्स को हम डॉलर में खरीदते हैं एंड जब डॉलर महंगा होता है एंड हमारी करेंसी वीक तो हमें किसी भी चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। इसी को इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। प्लस इसका डायरेक्ट रिलेशन है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन के साथ। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ती है तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का किराया बढ़ जाता है एंड जब ट्रकों का किराया बढ़ जाता है तो किसान के खेत से मंडी तक आने वाली सब्जी और अनाज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां सामान बनाने और पहुंचाने की कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अप्रैल 2026 में इंडिया की थोक महंगाई 8.3% तक जा पहुंची थी, जिस वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम सब पर आ रहा है। तो ओवरऑल इस पूरी कहानी का टेक अवे ये है कि इकोनॉमी सिर्फ आरबीआई या गवर्नमेंट की चीज नहीं है। पेट्रोल यूसेज, इंपोर्टेड गैजेट्स का क्रेज, गोल्ड बाइंग हैबिट्स, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन ग्रोथ मेंटेन करने के लिए सिर्फ जीडीपी नंबर्स काफी नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग करेंसी, मैनेजेबल इंपोर्ट्स, हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व्स और स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स भी उतने ही जरूरी हैं। और शायद यही रीजन है कि एक सिंपल सी गोल्ड शॉपिंग भी कभी कभी नेशनल इकोनॉमिक डिबेट बन जाती है। सो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड समझ आए? अगर समझ आ गए हैं तो अभी के अभी चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, लाइक करो और शेयर करो।